नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साई नोट्स पे। आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, इस जो सीरीज चल रही है हमारी उत्तराखंड का नदी तंत्र, उसकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें मैंने आपको काली नदी तंत्र या शारदा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें मैंने काली नदी से संबंधित समस्त फैक्ट कंप्लीट करा रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका परीक्षा में उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एक बार देख लें और पेपर में बना लें जैसे मैंने बना रखा है। तो उसे बार बार देखते रहें तो ये जो मैप है आपके जो माइंड है उसमें छप जाएगा, तो फिर आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी उत्तराखंड के नदी तंत्रों से। तो चलिए दोस्तों, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें मैंने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा रखा है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों, अलकनंदा। तो इसमें मैं आपको अलकनंदा उपतंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा कि अलकनंदा की कितनी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे मिलती है अलकनंदा पे, और कौन सा स्थान वहाँ पे है। ठीक है, और उस कौन सी कहानियाँ उस स्थान से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये सब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों, अवश्य देखें, इसे अंत तक देखें। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो 2-3 मिनट आप इस वीडियो को देखेंगे उससे फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपके टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इसे अंत तक पूरा देखें। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कोई भी वीडियो, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आदमी हो दोस्तों, अगर आपके साथ कोई फैक्ट लाता है तो वो पूरी मेहनत के साथ लाता है, तो उसे आप पूरा फ़ायदा उठाएं, चाहे कोई भी हो। ठीक है, वो उसमें अपना 100% देता है, तो उसका लाभ आप भी अवश्य लें और उसका लाभ आपको पेपरों में अवश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर नदी तंत्र से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर एक बार इसे आप अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अलकनंदा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अलकनंदा नदी की बात करें तो दोस्तों, इसका जो टोटल लेंथ है उत्तराखंड में 195 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में 195 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इतना आप याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट लेंथ भी पूछ लेता है। और इसके उद्गम की बात करें तो दोस्तों, अलकनंदा का उद्गम संतोपथ ताल से होता है, जिसे क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है दोस्तों, किस सागर का नाम क्षीर सागर है या किस ताल को क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना संतोपथ ताल है चमोली में दोस्तों, जिसे क्षीर सागर भी कहते हैं। ठीक है, यहीं से अलकनंदा का उद्गम होता है। और जो क्षीर सागर या संतोपथ ताल है दोस्तों, इसमें जो जल आता है यह सतोपंथ ग्लेशियर से आता है। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर है दोस्तों चमोली में। यहाँ से जितना भी बर्फ़ का पिघला हुआ पानी होता है वह संतोपंथ ताल में आके एकत्रित हो जाता है और यहीं से अलकनंदा का उद्गम होता है। ठीक है, और जो ये संतोपंथ ताल है दोस्तों, यह 3 कोनों वाला ताल है या त्रिकोण आकार का ताल है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल 3 कोनों वाला है या त्रिकोण के आकार का है, तो याद रखना संतोपंथ ताल है जिसके 3 कोने हैं। और मान्यता है कि दोस्तों इसके जो 3 कोने हैं इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। ठीक है, ये भी याद रखना। और अलकनंदा नदी जैसे ही यहाँ से बहती है दोस्तों, इसके शुरुआत में ही एक जलधारा पड़ता है। जलधारा नहीं कहेंगे, जलप्रपात कहेंगे। ठीक है, एक जलप्रपात पड़ता है जिसे वसुधारा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, चमोली में पड़ता है वसुधारा जलप्रपात। पूछा जा सकता है कि वसुधारा जलप्रपात कहाँ पड़ता है, तो याद रखना चमोली में पड़ता है, जो कि गढ़वाल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है। ठीक है, इसकी जो टोटल ऊंचाई है दोस्तों 112 मीटर है। 112 मीटर हाइट वाला जलप्रपात है वसुधारा, जो कि चमोली में पड़ता है और इसी का जल अलकनंदा में मिलता है सर्वप्रथम। ठीक है, और इसके जल को लेके अलकनंदा आगे बढ़ती है और केशव प्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा पे सरस्वती नदी का संगम होता है। डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेता है दोस्तों कि केशव प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो याद रखना अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम। और जो सरस्वती नदी है दोस्तों, इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम देवताल नामक स्थान से होता है। ठीक है, देवताल एक ताल है दोस्तों, देवताल, जो कि चमोली में ही पड़ता है, वहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। जो ये देवताल है दोस्तों, यह कामेत पर्वत श्रृंखला है, उसके तलहटी में है देवताल। जो कामेत पर्वत श्रृंखला है, इसका जो समस्त जल है दोस्तों वह देवताल में एकत्रित होता है और यहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता है, और जो कि केशव प्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, और एक फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सरस्वती से, कि सरस्वती नदी में एक भीमपुल भी है। ठीक है, भीमपुल, ये भीमपुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोस्तों एक सरस्वती नदी, जैसे कि ये सरस्वती नदी है,
यहाँ पे एक विशालकाय पर्वत आके इसके ऊपर से लगा है, ठीक है, सरस्वती की नदी के ऊपर से। प्राकृतिक पर्वत है, किसी ने रखा नहीं है। मान्यता ऐसी है कि दोस्तों इसे भीम ने रखा है। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों जब पांडवों को वनवास हुआ था तो 5 भाई पांडव और एक द्रौपदी ये जब आए थे इस स्थान पे, तो कहा जाता है कि जो पांचों पांडवों ने सरस्वती नदी को पार कर लिया था, और जो द्रौपदी है इसके तीव्र जो बहाव था उसे पार नहीं कर पा रही थी। तब भीम ने उसे पार करने के लिए इस सरस्वती नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था, पुल का निर्माण कर लिया था पत्थर रख के, ठीक है, और जिससे कि द्रौपदी उस नदी को पार कर पाए। तो उसी मान्यता से प्रचलित है कि दोस्तों जो ये प्राकृतिक जो ये पत्थर रखा हुआ है ये भीम के द्वारा रखा हुआ है, जो जो अभी तक उस सरस्वती की नदी के ऊपर है, ठीक है। तो इसी कारण उस जो पत्थर है उसे भीमपुल का नाम दिया गया है, ठीक है, जो कि माणा गांव के पास में पड़ता है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस नदी के ऊपर भीमपुल है, तो याद रखना सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है भीमपुल, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और केशव प्रयाग में जैसे ही अलकनंदा से सरस्वती का संगम होता है तो ये सरस्वती का जल ग्रहण करके आगे बढ़ती है, तो बद्रीनाथ नामक स्थान आता है दोस्तों। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है ना, 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो जो बद्रीनाथ आता है दोस्तों चमोली में, यहाँ पे अलकनंदा से ऋषिगंगा का संगम होता है, ठीक है। ऋषिगंगा का संगम होता है बद्रीनाथ में अलकनंदा से, जो कि ऋषिगंगा का उद्गम नीलकंठ पर्वत से होता है। पूछा जा सकता है दोस्तों जो ऋषिगंगा का जो ऋषिगंगा फर्स्ट है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखना नीलकंठ पर्वत से, जो कि चमोली में ही पड़ता है नीलकंठ पर्वत भी, ठीक है। और बद्रीनाथ पे किन दोनों नदियों का संगम होता है दोस्तों, अलकनंदा और ऋषिगंगा का। और यहीं से ऋषिगंगा का जल ग्रहण करके अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है और गोविंद घाट नामक स्थान पे अलकनंदा से लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा का संगम हो जाता है। गोविंद घाट दोस्तों पीपलकोटी में पड़ता है, ठीक है। पीपलकोटी जहाँ पे वर्तमान में मडुआ अनुसंधान संस्थान स्थित है। पीपलकोटी चमोली में पड़ता है दोस्तों, और जो गोविंद घाट है ये भी चमोली में ही पड़ता है। और पीपलकोटी से आप यही फैक्ट याद रखना कि यहाँ पे अभी वर्तमान में मडुआ अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। और गोविंद घाट पे लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा कुछ भी हो सकता है ऑप्शन पे, ठीक है। लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा, लक्ष्मण गंगा को ही हेम गंगा कहते हैं। और ये जो है लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा है यह गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से संगम बनाती है, ठीक है। और लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा के उद्गम की बात करें तो दोस्तों जो इनका उद्गम होता है वह हेमकुंड से होता है। हेमकुंड चमोली में ही पड़ता है, यहीं से लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा का उद्गम होता है। जो हेमकुंड है दोस्तों इसी के नाम पर इस नदी का नाम हेमगंगा पड़ा हो सकता है, पड़ा होगा, ठीक है। और ये हेमकुंड के बगल में एक छोटा सा लक्ष्मण जी का मंदिर है, और जिसके कारण इस नदी को लक्ष्मण गंगा भी कहा जाता होगा। इसलिए इस नदी को दोनों नामों से जाना जाता है, लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा। इसका जो संगम होता है अलकनंदा से गोविंद घाट में होता है, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है पुष्पावती नदी, जो कि निकलती है फूलों की घाटी से। फूलों की घाटी में एक ताल है दोस्तों, पुष्पतोया ताल, ठीक है। पुष्पतोया ताल कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी चमोली में। उसी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है पुष्पावती नदी, और जो घांगरिया में जाके लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा से मिल जाती है। और ये जो जब घांगरिया में मिलते हैं तो ये लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा के नाम से आगे को बहती है और गोविंद घाट में अलकनंदा पे मिल जाती है, ठीक है। और गोविंद घाट से अलकनंदा इस लक्ष्मण गंगा का जल ग्रहण करके आगे की ओर बढ़ता है और पहला प्रयाग पड़ता है, ठीक है दोस्तों। पहला प्रयाग पड़ता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग है पंच प्रयागों में दोस्तों, जो कि चमोली में स्थित है विष्णु प्रयाग। और यहाँ पे अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। जो अलकनंदा का प्राचीन नाम विष्णु गंगा भी है दोस्तों, कहीं कहीं पे ये दिया गया है, और कहीं पे पश्चिमी जो धौलीगंगा है इसे ही विष्णु गंगा माना गया है, ठीक है। अब आप दोनों याद रखना, कहीं पे अलकनंदा को विष्णु गंगा माना गया है और कहीं पे पश्चिमी जो धौलीगंगा है इसे ही विष्णु गंगा कहा गया है, ठीक है। तो याद रखना जो विष्णु प्रयाग है पंच प्रयागों में पहला प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा या अलकनंदा या विष्णु गंगा का संगम होता है, ठीक है। ऐसा याद रखना जो विष्णु प्रयाग है उसमें अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा, और पश्चिमी धौलीगंगा को कहीं पे विष्णु गंगा भी कहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में अलकनंदा या विष्णु गंगा, ठीक है। दोनों याद रखना, विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, या अलकनंदा या पश्चिमी धौलीगंगा, तो 2 बार बोल दिया मैंने दोस्तों, सॉरी। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा पश्चिमी धौलीगंगा या अलकनंदा या विष्णु गंगा, ठीक है, दोनों याद रखना।
तो इनका संगम होता है। और जो पश्चिमी धौलीगंगा का उद्गम की बात करें तो दोस्तों इसका जो उद्गम होता है यह धौलागिरी पर्वत श्रेणी के कुनकुल नामक श्रेणी से होता है। धौलागिरी पर्वत श्रेणी है दोस्तों चमोली में, उसकी एक श्रेणी है पर्वतों की कुनकुल श्रेणी, वहीं से कियोगाड़ नाम से पश्चिमी धौलीगंगा का उद्गम होता है। ठीक है, और थोड़ी से आगे जाके इस कियोगाड़ में गिरथी नदी मिलती है। ठीक है दोस्तों, फिर ये धौलीगंगा के नाम से जानी जाती है गिरथी नदी, और थोड़े से आगे जाके फिर इसमें गणेश गंगा का भी संगम होता है। तो याद रखना दोस्तों, जो गणेश गंगा है, जो कियोगाड़ है और जो गिरथी है, ये सब सहायक नदियाँ हैं पश्चिमी धौलीगंगा की। इन सब का जल ग्रहण करके जैसे ही पश्चिमी धौलीगंगा आगे बढ़ती है तो रैणी गांव के आसपास पश्चिमी धौलीगंगा में ऋषिगंगा जो सेकिन है दोस्तों उसका संगम हो जाता है। ठीक है, ऋषिगंगा फर्स्ट ये है जो कि बद्रीनाथ में संगम करती है अलकनंदा से, और जो ऋषिगंगा सेकिन है यह रैणी गांव में पश्चिमी धौलीगंगा से संगम बनाती है। ठीक है, और जो ऋषिगंगा सेकिन का उद्गम होता है दोस्तों यह नंदा देवी पर्वत श्रेणी से होता है। नंदा देवी पर्वत श्रेणी चमोली में ही पड़ती है, वहीं से इसका उद्गम होता है ऋषिगंगा। अब ऋषिगंगा वही नदी है दोस्तों जिसमें अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा भी आई थी। ठीक है, मतलब एक बर्फ़ का टुकड़ा गिर गया था ना इस नदी के ऊपर, ऋषिगंगा पे ही, तो जिसमें मतलब फरवरी 2021 के आसपास एक आपदा आई थी, इसी ऋषिगंगा पे आई थी। ठीक है, जो कि ये रैणी गाँव में पश्चिमी धौलीगंगा से मिलती है। तो रैणी गांव आपको पता ही होगा दोस्तों, यहाँ से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है जिसे आप सब लोग जानते होंगे, गौरा देवी, जिन्हें चिपको वुमन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो भी इसी रैणी गांव से थी। ठीक है, और ये रैणी गांव में ऋषिगंगा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, और आगे बढ़ के ये जो पश्चिमी धौलीगंगा है विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा पे मिल जाती है, और यहीं से अलकनंदा इस विष्णु पश्चिमी धौलीगंगा का जल ग्रहण करके आगे बढ़ती है। और जोशीमठ के आसपास इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती है, जैसे कि गरुड़ गंगा, पाताल गंगा या विरही गंगा। जो विरही गंगा है इसे विरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब जोशीमठ के आसपास मिलती है अलकनंदा पे। याद रखना, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, विरही गंगा, ये सब अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं, पूछा जाता है कभी वन लाइनर में। जो विरथी और गिरथी अलग अलग नदियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कई लोगों को विरथी और गिरथी एक ही जैसी लगती है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो गिरथी याद रखना पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक है, और जो विरथी या विरही गंगा है यह अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, और इन सबका जल ग्रहण करके अलकनंदा आगे बढ़ती है। तो अलकापुरी नामक स्थान पे दोस्तों, अलकापुरी या कोठियाल सैंण, यहाँ पे जो अलकनंदा है इसमें बालखिल्य नदी का मिलन हो जाता है। बालखिल्य नदी के उद्गम की बात करें तो दोस्तों इसका उद्गम तुंगनाथ श्रेणी से होता है। ठीक है, तुंगनाथ श्रेणी से बालखिल्य नदी का उद्गम होता है, और इसी बालखिल्य नदी के तट पर गोपेश्वर नामक शहर बसा हुआ है, या गोपेश्वर नामक नगर बसा हुआ है। ठीक है, बहुत ही फेमस नगर है चमोली का गोपेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि जो गोपेश्वर का जो मौसम होता है दोस्तों साल भर एक समान रहता है। ठीक है, कभी ज़्यादा ना ठंड ना ज़्यादा गर्मी, साल भर एक समान मौसम रहता है गोपेश्वर और पिथौरागढ़ का, ये भी याद रखना। और जो ये बालखिल्य नदी है दोस्तों अलकापुरी में अलकनंदा में मिल जाती है, और इसका जल ग्रहण करके अलकनंदा आगे बढ़ती है। और सेकंड जो पंच प्रयागों में जो दूसरा प्रयाग है दोस्तों नंद प्रयाग, वहाँ पे अलकनंदा पे नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, नंद प्रयाग पंच प्रयागों में दूसरा प्रयाग है। कभी कभी इन प्रयागों को क्रम में रखने का भी आ जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले विष्णु प्रयाग आता है, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर जाके लास्ट में देव प्रयाग आता है। ठीक है, इनका क्रम भी याद रखना। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। नंदाकिनी के उद्गम की बात करें तो दोस्तों इसका जो उद्गम होता है वो नंदा घूंघटी पर्वत श्रृंखला से होता है। ठीक है, नंदा घूंघटी से, जो कि चमोली में ही पड़ती है, और इसकी एक सहायक नदी भी है दोस्तों नंदाकिनी, जिसे रूपगंगा कहते हैं। रूपगंगा का जो उद्गम होता है रूपकुंड से होता है, जो कि चमोली में ही पड़ता है रूपकुंड। ठीक है, वहीं से रूपगंगा का उद्गम होता है, और यह नंदाकिनी की सहायक है। और रूपगंगा से आपको एक फैक्ट याद रखना है दोस्तों, जो उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंडक की खोज हुई थी 1957 में। तो यहाँ से याद रखना, उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 में हुई थी, और इसी रूपगंगा घाटी से हुई थी। ठीक है, जो ये नंदाकिनी सहायक है, रूपगंगा नंदाकिनी की सहायक है ना, यहीं इसी की घाटी से 1957 में गंधक की खोज हुई थी उत्तराखंड में सर्वप्रथम। और नंद प्रयाग में नंदाकिनी से जल ग्रहण करके अलकनंदा आगे बढ़ती है। तो दोस्तों फिर आता है तीसरा प्रयाग, जिसे हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडारी नदी या कर्ण गंगा कहते हैं जिसे, उसका संगम होता है। पिंडारी नदी के उद्गम की बात करें तो दोस्तों इसका
जो उद्गम होता है वो होता है पिंडारी ग्लेशियर से। और पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और इसका विस्तार जो है 3 जनपदों में है। एक तो है चमोली, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है बागेश्वर। जो पिंडारी ग्लेशियर है दोस्तों, ये 3 जनपदों में फैला है, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का ग्लेशियर है, ठीक है। यहीं से पिंडारी का उद्गम होता है, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो टोटल लेंथ है दोस्तों पिंडारी की 105 किलोमीटर है, ये भी याद रखना। और मंदाकिनी की 56 किलोमीटर, ठीक है। और पिंडारी की एक सहायक नदी है दोस्तों मिलम नदी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी, छोटी छोटी नदियाँ पूछ लेता है, ठीक है। जो मिलम नदी सहायक नदी है दोस्तों वह पिंडारी की है। और मिलम की उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो मिलम ग्लेशियर से होता है, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। और जो मिलम ग्लेशियर है दोस्तों वह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो वो मिलम ग्लेशियर है, ठीक है, जहाँ से मिलम नदी का उद्गम होता है। और यह पिंडारी नदी की सहायक नदी है। और थोड़ी सी दूर जाके सिमली में पिंडारी से एक और नदी मिलती है दोस्तों, जिसका नाम है अटागाड़, जो कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला आपको पता होगा, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, जहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। उनमें से एक नदी है अटागाड़, बाकी की 4 नदियाँ हैं पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा और वीनो नदी, ठीक है। जो अटागाड़ है ये पिंडर की सहायक नदी है, जो वीनो नदी है वो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। और जो पश्चिमी रामगंगा है वो भी यहीं से निकलती है, ठीक है, दूधातोली से ही। और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार भी दूधातोली से ही निकलती है। ये हो गई 5 नदियाँ। जो अटागाड़ है दोस्तों, इसका गति बहुत तेज़ है, मतलब ये संकरी रूप में बहती है नीचे को दोस्तों। और जो इसका बहाव है वो बहुत तेज़ है, ठीक है, अटागाड़ का। और ये सिमली के आसपास पिंडारी पे मिल जाती है। और जो पिंडारी है वो कर्णप्रयाग पे अलकनंदा पे मिल जाती है, ठीक है। कर्णप्रयाग पे पिंडारी का जल ग्रहण करके अलकनंदा आगे बढ़ती है दोस्तों। फिर आता है चौथा प्रयाग, जिसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो पहले के 3 प्रयाग हैं दोस्तों, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, यह सब चमोली में पड़ते हैं। उसके बाद अलग जनपद आता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। एक यहाँ से एक फैक्ट और याद रखना है दोस्तों, जो अलकनंदा है वो अलकनंदा नदी उत्तराखंड में 3 जनपदों में बहती है। एक तो चमोली, दूसरा पौड़ी, 3 नहीं 4 कहेंगे हम, ठीक है। पहला चमोली, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा पौड़ी, और जो चौथा हुआ है देवप्रयाग। देवप्रयाग में तो मिल ही जाती है भागीरथी में, तो वैसे 3 याद रखना, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली, ठीक है। इनमें बहती है अलकनंदा। और अगर ऑप्शन में 3 ना हो तो 4 टिक करके आ जाना आप, क्योंकि देवप्रयाग में फिर मिल ही जाती है ये अलकनंदा से, ठीक है ना, भागीरथी से, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग चौथा प्रयाग है। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। और मंदाकिनी नदी की बात करें तो दोस्तों जो इसका उद्गम होता है मंदाकिनी का, यह होता है चौराबाड़ी ताल से, ठीक है। चौराबाड़ी ताल जो कि मंदरांचल पर्वत श्रेणी के तलहटी में बसा है, ठीक है। जो चौराबाड़ी ताल है दोस्तों, चौड़ाबाड़ी ताल, यह मंदरांचल पर्वत श्रेणी के तलहटी में है। इसमें जो संपूर्ण जल आता है वह मंदरांचल पर्वत श्रेणी का आता है। और इस चौड़ाबाड़ी ताल को ही गांधी सरोवर भी कहते हैं, और इसे ही सरावती ताल भी कहते हैं, ठीक है। 3 नाम है इसके, चौड़ाबाड़ी ताल, गांधी सरोवर या सरावती ताल, ठीक है। ये तीनों को याद रखना। यहीं से मंदाकिनी का क्या होता है, उद्गम होता है। और थोड़ी सी आगे जाके कालीमठ नामक स्थान पे मंदाकिनी में मधुगंगा का संगम हो जाता है। मधुगंगा का उद्गम होता है दोस्तों मधमहेश्वर पर्वत श्रेणी से, और यह कालीमठ में आके मधुगंगा मंदाकिनी से मिल जाती है। तो याद रखना, कालीमठ में किन 2 नदियों का संगम होता है, मधुगंगा और मंदाकिनी का। और यहीं से मधुगंगा का जल ग्रहण करके जैसे ही मंदाकिनी आगे को बढ़ती है तो सोनप्रयाग नामक स्थान पे मंदाकिनी पे वासुकी नदी या सोन गंगा का संगम हो जाता है। तो याद रखना, सोनप्रयाग पे रुद्रप्रयाग में पड़ता है। किन 2 नदियों का संगम होता है, मंदाकिनी और वासुकी नदी। इस वासुकी नदी को सोनगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, वासुकी ताल से, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और जो चौड़ाबाड़ी ताल है ये भी रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। तो वासुकी ताल से वासुकी नदी या सोनगंगा का उद्गम होता है, जो कि सोनप्रयाग में मंदाकिनी से मिल जाती है। और इसका जल ग्रहण करके मंदाकिनी आगे बढ़ती है तो सूर्यप्रयाग नामक स्थान पे मंदाकिनी पे लस्तर नदी का संगम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, सूर्यप्रयाग पे किन 2 नदियों का संगम होता है, लस्तर नदी और मंदाकिनी नदी का। और वहीं से इन सब नदियों का पानी ग्रहण करके मंदाकिनी आगे बढ़ती है और रुद्रप्रयाग में आके अपना संपूर्ण पानी अलकनंदा को दे देती है, ठीक है। तो याद रखना, जो वासुकी गंगा या वासुकी नदी है, सोनगंगा है, मधुगंगा है और लस्तर नदी है, ये सब सहायक नदियाँ हैं मंदाकिनी की, ठीक है।
और फिर ये इस मंदाकिनी नदी का पानी ग्रहण करके जैसे अलकनंदा रुद्रप्रयाग से आगे को बढ़ती है तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाता है। ठीक है, और देवप्रयाग तक आने तक जो अलकनंदा है 195 किलोमीटर बहती है। संतोपंथ जो सतोपंथ ताल है दोस्तों, वहाँ से लेके देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है और जिसे बहू के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में जैसे ही अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है तो अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास कहा जाता है। ठीक है, सास बहू इन दो नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। भागीरथी की जो टोटल लंबाई है दोस्तों वह 205 किलोमीटर है, जो कि अलकनंदा से बड़ी है ना। 205 किलोमीटर भागीरथी की लंबाई है, अलकनंदा की 195 है। तो भागीरथी की लंबाई ज़्यादा बड़ी है ना, तो इसलिए इसे सास कह सकते हैं, क्योंकि सास हमेशा बड़ी होती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सास बहू, अलकनंदा को बहू क्योंकि ये छोटी है इसकी लंबाई, और भागीरथी को सास क्योंकि इसकी लंबाई बड़ी है। इससे आपके दो फैक्ट याद हो जाएंगे, लंबाई भी पता चल जाएगा उसकी बड़ी है, और सास किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनका संगम होता है देवप्रयाग में। जैसे इनका संगम होता है तो फिर यहाँ से ये गंगा के नाम से आगे को बहती है। और देवप्रयाग में यहाँ से एक फैक्ट और याद रखने वाला है दोस्तों, कि जैसे ही देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है तो दोस्तों यहाँ पे दो कुंडों का निर्माण होता है, मतलब दो तालाब जैसे बन जाते हैं। जो तालाब भागीरथी की ओर बनता है उसे ब्रह्मकुंड कहते हैं, और जो तालाब अलकनंदा की तरफ बनता है उसे वशिष्ठ कुंड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मकुंड भागीरथी की तरफ बनता है, वशिष्ठ कुंड अलकनंदा की तरफ बनता है। ठीक है, और यहीं से आगे ये गंगा के नाम से बहती है दोनों नदियाँ। और जो गंगा का उत्तराखंड में लेंथ की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड में गंगा 96 किलोमीटर बहती है मात्र। ठीक है, और पूरे भारत में बात करें तो गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है, जिसकी जो पूरी भारत में बात करें तो 25 किलोमीटर बहती है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको याद होगा दोस्तों। और जो देवप्रयाग से एक दो फैक्ट और याद रख लेना दोस्तों। जो देवप्रयाग है इसे समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहते हैं, याद रखना। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहते हैं। और यहीं पे एक रघुनाथ मंदिर भी स्थित है द्रविड़ शैली का। ठीक है, ये भी याद रखना देवप्रयाग पे। और यहाँ पे कौवे भी नहीं दिखाई देते हैं देवप्रयाग में, ये भी याद रखना। तीन फैक्ट हो गए दो की जगह। ठीक है, एक तो इसे समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहते हैं, दूसरा यहाँ पे एक द्रविड़ शैली का रघुनाथ मंदिर है, और तीसरा जो है यहाँ पे कौवे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, इसे हम जब जनपद जिला सीरीज पढ़ेंगे उत्तराखंड की उस टाइम पे कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना जिससे कि मेरा जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बाकी अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।